हेलो बच्चों, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग अध्ययन करेंगे बायोलॉजी क्लास 11 में चैप्टर जो है जीव जगत, उसमें द्विनाम पद्धति या द्विपद नाम पद्धति की व्याख्या हम लोग करते हैं। द्विपद नाम पद्धति क्या है? तो देखिए, द्विपद नाम पद्धति जो है जीवों के वर्गीकरण में एक पद्धति विकसित की गई जिसमें जीवधारियों का नामकरण किया जाता है। आज यह संसार में सबसे ज़्यादा प्रचलित पद्धति है। अन्यथा जीवधारियों का नामकरण करने में परेशानी होती थी और जीवों को पहचानने में भी परेशानी होती थी। इसलिए द्विपद नाम पद्धति की व्याख्या की गई और उसकी विधि प्रस्तुत की गई लिखने के लिए भी। तो सर्वप्रथम जो द्विपद नाम पद्धति प्रस्तुत करने वाले वैज्ञानिक थे उनका नाम है गास्पार्ड बोहिन। इन्होंने सर्वप्रथम द्विपद नाम पद्धति को प्रस्तुत किया और प्रतिपादित किया। तो द्विपद नाम पद्धति की हम लोग परिभाषा देखेंगे, यानी नामकरण की वह पद्धति जिसमें जीवों का नाम दो पदों में या दो पदों को जोड़कर प्राप्त किया जाता है, उसे द्विपद नाम पद्धति कहते हैं या द्विनाम पद्धति कहते हैं। इसमें वंश तथा जात के नाम को जोड़ा जाता है। नामकरण में दो पद होता है जिसमें पहला पद जो है वंश को दर्शाता है और दूसरा पद जो है जात को दर्शाता है। ठीक है, तो दोनों को मिला करके द्विपद नाम पद्धति दे दी गई, यानी द्विपद से मिलकर बन गया। यही द्विनाम पद्धति है। अच्छा, किसी भी जीवधारी का नामकरण करेंगे तो दो पद जरूर उसमें शामिल होगा। पहला पद वंश का होगा, दूसरा पद जात को प्रदर्शित करेगा। तो परिभाषा तो क्लियर हो गई, यानी नामकरण की वह पद्धति जिसमें जीवों का नाम दो पदों यानी वंश तथा जाति को जोड़कर प्राप्त किया जाता है, उस पद्धति को द्विपद नाम पद्धति या द्विनाम पद्धति कहते हैं। जैसे मनुष्य का वैज्ञानिक नाम होमो सैपियंस है। मनुष्य का वैज्ञानिक नाम होमो सैपियंस है, उसमें दो पद हैं। प्रथम पद होमो और द्वितीय पद सैपियंस। इसमें प्रथम पद जो दर्शा रहा है वो वंश को दर्शा रहा है, होमो, और जो सैपियंस शब्द है वह जात को दर्शा रहा है, यानी दो पदों से मिलकर बन गया। अच्छा, और नाम तो देने वाले वैज्ञानिक थे गास्पार्ड बोहिन, लेकिन इसका श्रेय वैज्ञानिक कैरोलस लिनियस को जाता है। कैरोलस लिनियस को इसका श्रेय जाने का क्या कारण है? कैरोलस लिनियस जो वैज्ञानिक थे उन्होंने जंतुओं की एक लिस्ट तैयार की थी और उसका नामकरण उन्होंने किया था। वो लिस्ट कुल मिला करके 4236 जंतु शामिल थे। 4236 जंतुओं की वह लिस्ट थी, उसमें उन्होंने तैयार किया और एक बुक बनाए थे, एक बुक किताब लिखे थे। उस किताब का नाम था फिलोसिक जूलॉजी। उसी किताब में उन्होंने ये सब वर्णन किया था। लेकिन एक और किताब आई थी जिसका नाम था सिस्टेमा नेचुरी। इस सिस्टेमा नेचुरी नामक किताब में उन्होंने विस्तृत रूप से द्विनाम पद्धति को विकसित किया। इसीलिए कैरोलस लिनियस को वर्गीकरण का पिता कहा जाता है, यानी द्विपद नाम पद्धति का जन्मदाता कहा जाता है। कैरोलस लिनियस का पुराना नाम जो था, यानी जो उनका पहले का नाम था कार्ल लीने था। यहाँ पर लिखा गया है कार्ल लीने उनका पुराना नाम था। अब उन्होंने अपने स्वयं ही इस नाम को बदला और अपना नाम रख दिया कैरोलस लिनियस। ठीक है, कैरोलस लिनियस। इसीलिए जो है पहले तो यह नाम नहीं था, पहले पुराना नाम हुआ है कार्ल वान लीने, और आज क्या हम लोग जानते हैं? कैरोलस लिनियस के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे कि द्विपद नाम पद्धति के नियम, द्विपद नाम पद्धति के क्या नियम है, कैसे नामकरण किया जाता है। तो द्विनाम पद्धति के निम्नलिखित नियम है, इसको इरेज करते हैं। इसके निम्नलिखित नियम है। पहला नियम तो यही है
कि किसी भी जीव जाति का नामकरण जब भी किया जाता है तो उसमें दो पद लिया जाता है। फर्स्ट नाम यानी द्विपद नियम, द्विपद नाम पद्धति के नियम। तो पहला नाम है कि किसी भी जीव जाति का नामकरण करते समय दो पद को लिया जाता है। उसमें प्रथम पद वंश के नाम को प्रदर्शित करता है। और द्वितीय पद जाति के नाम को प्रदर्शित करता है। यह प्रथम रूल है। और दूसरा नियम क्या है? नामकरण का जो दूसरा नियम है उसमें नामकरण करते समय वंश के नाम को अंग्रेजी के कैपिटल अक्षरों में प्रदर्शित करते। वंश के नाम का पहला अक्षर अंग्रेजी के कैपिटल अक्षर में लिखा जाता है तथा जाति के नाम को स्मॉल लेटर में ही लिख देते हैं। यानी वंश का नाम का पहला अक्षर कैपिटल लिख करके सारा अक्षर जो है अंग्रेजी के स्मॉल अक्षरों में व्यक्त करते हैं। जैसे मान लीजिए मैंगीफेरा इंडिका है, आम का वैज्ञानिक नाम मैंगीफेरा इंडिका है। इंडिका है। इसमें मैंगीफेरा जो शब्द है इसमें प्रथम कैपिटल अक्षर है और इंडिका में यह जाति का नाम है, यह वंश का नाम है, ये प्रथम कैपिटल अक्षर हुआ और इंडिका में जो पहला अक्षर है स्मॉल अक्षर है। तो दोनों मिला करके मैंगीफेरा इंडिका होगा। अच्छा, तीसरा नियम जो है थर्ड रूल, तीसरे नियम में यह कहा जाता है कि जब भी वैज्ञानिक नामकरण करते हैं द्विपद नाम पद्धति तो सारे वैज्ञानिक नाम जीवधारियों के अंग्रेजी के तिरछे अक्षरों में यानी इटैलिक अक्षरों में लिखा जाता है। उसको तिरछा करके लिखते हैं तब यह स्पष्ट पता चलता है, अथवा उसमें अंडरलाइन कर देते हैं। अगर तिरछा नहीं है तो अंडरलाइन कर देते हैं, वैज्ञानिक नाम लिख करके उसको अंडरलाइन कर देते हैं तो स्पष्ट हो जाता है कि यह जीवधारी का वैज्ञानिक नाम लिखा गया है। 3 रूल हो गए। और चौथा जो रूल है वैज्ञानिक नामकरण करते समय चौथे रूल में पहले वंश का नाम, ऐसा नहीं कि पहले जात का लिख दीजिए, पहले वंश का नाम फिर उसके बाद जात का नाम लिख देते हैं। अच्छा, पांचवा रूल क्या है? पांचवा रूल जो होता है वंश का नाम समझिए संज्ञा को प्रदर्शित करता है और जाति का नाम जो होता है वह विशेषण को प्रदर्शित करता है। वंश का नाम संज्ञा क्यों दर्शाता है कि वंश जो है मेन होता है, उसका हैवियर ब्रांच होता है, और जबकि जाति उसमें किस तरह से उसकी संरचना है, किस तरह से आकृति आकार है उसको प्रदर्शित करती है, इसलिए विशेषण यानी विशेषता को दर्शाती है। उसके बाद छठवां रूल है जंतु समुदाय में किन्हीं 2 वंशों का एक ही नाम नहीं हो सकता। यानी जब भी नामकरण करते हैं तो किसी समुदाय में रहने वाले या संसार में रहने वाले 2 जातियों का नामकरण करते समय एक ही नहीं हो सकता है। नहीं तो वंश ही एक हो सकता है, सॉरी वंश तो हो सकता है लेकिन जाति एक कभी नहीं हो सकती है, इसलिए नामकरण में दोनों को अलग अलग रखा जाता है। और अगला पॉइंट है नई स्थापित जाति या स्पीशीज के नमूने को संग्रहालय में टाइप स्पेसिमेन के रूप में रखना चाहिए।
यानी संग्रहालय में नई जातियों का जिन नई जातियों का खोज होता है उन्हें संग्रहालय में स्पेसिमेन के रूप में रखा जाता है और उसके लेबल लगा दिए जाते हैं, उसका नामकरण कर करके उसके ऊपर चिपका दिया जाता है। तब बाद में कोई भी खोजेगा तो पता चल जाएगा कि यह इस जात का, इस जंतु का यह नाम है या इस वनस्पति का यह नाम है, उसका वंश यह है, उसकी जाति है, ये पता चल जाता है, यानी संग्रहालय में रखा जाता है। और अंतिम पॉइंट है कि किसी वंश अथवा जात के लिए वही नाम मान्य होता है जो सबसे पहले प्रकाशित होता है, वही नाम मान्य किया जाता है। ऐसा नहीं कि एक आदमी कोई वैज्ञानिक बाद में खोज दिए और एक वैज्ञानिक पहले खोजे हैं तो दो लोग नाम रख दिए, तो दोनों नाम नहीं माना जाएगा, एक ही नाम जो पहले खोजा गया है, जो पहले प्रकाशित हो गया है, खोजा भी नहीं जाने और खोजने से भी नहीं, जो पहले प्रकाशित हो गया वही नाम माना जाएगा, उसका वैज्ञानिक नाम के रूप में प्रचलित हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से है। और जब भी कभी उपजातियों का नाम रखना होता है तो पहले वंश हो जाएगा, फिर उसकी जाति का नाम हो जाएगा, उसके बाद उपजाति का नाम होता है। अच्छा, नामकरण करते समय कभी कभी ऐसा होता है कि जो खोजकर्ता होते हैं उनका नाम भी अंतिम में जोड़ करके लिख दिया जाता है। ठीक है, जैसे कैलोरस लिनियस ने कोई नामकरण किया है तो उस नाम के अंत में लिन लिख देते हैं कि लिनियस, उसका मतलब हो गया इसकी खोज लिनियस ने किया था। ठीक, अच्छा, अब द्वि नाम पद्धति का महत्व क्या है? द्वि नाम पद्धति का क्या महत्व है? यानी द्वि नाम पद्धति का महत्व, इसको देखते हैं। द्वि नाम पद्धति का क्या महत्व है? द्वि नाम पद्धति के निम्नलिखित महत्व है। पहला नंबर क्या है? द्वि नाम पद्धति से जंतुओं के वंश के बारे में और जात के बारे में स्पष्ट पता चल जाता है। और दूसरा महत्व क्या है? द्वि नाम पद्धति का दूसरा महत्व जो है, यानी हम अगर नाम स्पष्ट जान गए हैं तो उससे हम यह पता लगा पाएंगे कि इस वंश में रहने वाला प्राणी का निवास स्थान कहाँ होगा, किस प्रकार से वह जीवन यापन करता होगा, किस प्रकार से वह रहन सहन करता होगा और उसका वातावरणीय प्रभाव क्या होगा, उस पर वातावरण का प्रभाव क्या होगा। ये दूसरा महत्व है। यानी इतने प्रकार से हम लोग द्वि नाम पद्धति के बारे में जाने और यह चीज़ जाने। ठीक है, इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए इतना ही, और फिर अगले चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे, अगले टॉपिक में।